जी स्टूडेंट्स, ये मैंने बोर्ड के ऊपर जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 2.16 की डायग्राम बना के रखी हुई है। डायग्राम को जरा समझ लें पहले, ये डायग्राम क्या क्या रही है। इस डायग्राम के अंदर ये तो मैंने न्यूमेरिकल की सारी वैल्यू बताई ना, असल में डायग्राम सिर्फ ये थी कि यहाँ पे दो सपोर्ट्स लगे हुए हैं। सपोर्ट समझ लें कि जैसे सीमेंट से हम इसको सपोर्ट करने के लिए इसके पायदान बना देते हैं। कहते हैं ट्रक जो है वो यहाँ से मूव करके यहाँ तक जा रहा है और आपने जो है वो ये वाली फोर्स F1 और ये वाली फोर्स F2 मुझे देखिए, ये वाली फोर्स डाउनवर्ड लगती है जबकि सपोर्ट फोर्स अपवर्ड लगाती है ताकि जो पुल है वो बैलेंस रहे। तो कहता है आपने ये बताना है कि जब टायर एक्सट्रीम बिल्कुल सेंटर में होगा मिड में, उस पॉइंट के ऊपर F1 और F2 की वैल्यू क्या होंगी। ये हमारा एक्चुअल न्यूमेरिकल था। मैंने फिर उसको डाटा के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जरा इसको चेंज करके तो ये बनाया। देखें है क्या, मैंने ये वाली सपोर्ट को, असल में पूरा जो पुल है वो 21 मीटर का पुल है, जिसमें से हाफ मीटर सपोर्ट के इस तरफ है और हाफ मीटर सपोर्ट के इस तरफ है। इसका मतलब ये हाफ और ये हाफ मिलके कितना हो गया, 1 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर तो दो सपोर्ट से उस तरफ है, उसको हम निकाल देते हैं। बाकी इन दो सपोर्ट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर का डिस्टेंस है। जब मिडल टायर जो उसका बिग टायर है जो वो मिड में होगा बिल्कुल, इसका मतलब ये होगा कि इससे इधर भी 10 मीटर और इससे इधर भी 10 मीटर। अगर आप बुक से डेटा पढ़ें तो वो कहता है कि जी इन दोनों टायर के दरमियान जो फासला है वो 3 मीटर का। उससे मैंने पहले ये लेंथ का जो स्टैटिस्टिक्स बनाई है वो ये बनाई है कि दिस इज सपोर्ट 1, इस सपोर्ट 1 से इसके अगले टायर तक का डिस्टेंस 7 मीटर, अगले टायर और पिछले टायर के दरमियान डिस्टेंस 3 मीटर, पिछले टायर और इस सपोर्ट के दरमियान डिस्टेंस 10 मीटर। अब बात करते हैं फोर्सेस की। तो दो फोर्सेस तो ये अपवर्ड लग रही हैं जो इस पुल को सपोर्ट किए हुए हैं, और 3 फोर्सेस डाउनवर्ड लग रही हैं। वो देखें, एक टायर जो ट्रक है, ट्रक के दोनों टायर्स के ऊपर उसका वेट कुछ ना कुछ एक्ट करता है। तो टायर का टोटल वेट है वो तकरीबन 15,000 न्यूटन है। अब इस 15,000 न्यूटन में से उसने हमें एक चीज बताई थी कि ये जो फ्रंट व्हील है इसके ऊपर 1/3 ऑफ द वेट एक्ट कर रहा है और बाकी जो 2/3 होगा वो इसके ऊपर एक्ट करेगा। इसका मतलब अगर हम इसके टोटल वेट 15,000 को दो पार्ट्स में डिवाइड करें, एक 1/3 और एक 2/3 में, तो अगले टायर के ऊपर 15,000 में से सिर्फ 5,000 न्यूटन वेट एक्ट करेगा और पिछले टायर के ऊपर 10,000 न्यूटन वेट एक्ट करेगा। तो ट्रक का जो टोटल वेट 15,000 न्यूटन है, 15,000 न्यूटन, वो अगले टायर पे 5,000 न्यूटन एक्ट कर रहा है और पिछले टायर के ऊपर जो है वो 10,000 न्यूटन एक्ट कर रहा है। प्लस ब्रिज का जो अपना वेट है वो भी उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे होगा, यानी बिल्कुल सेंटर पे, मिड पे, और वो 8,000 न्यूटन के बने। दैट वाज ऑल अबाउट डायग्राम। ये हमने पूरी डायग्राम को पहले एक्सप्लेन कर लिया। सबसे पहले तो हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन के समेशन ऑफ Fy शुड बी इक्वल टू 0 इसे अप्लाई करना है। मैंने आपको ये बताया था कि अपवर्ड फोर्स को हम पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं और डाउनवर्ड फोर्सेस को हम नेगेटिव कंसीडर कर लेते हैं। अब इससे अगर हम देखें तो दो फोर्सेस अपवर्ड हैं, एक F1 और एक F2। मैं लिखूंगा प्लस F1 प्लस F2। तीन फोर्सेस डाउनवर्ड हैं, -5,000, -10,000, -8,000। ये दोनों तो जो ट्रक का वेट है, अगले टायर पे पिछले टायर पे, और ये जो है ये ब्रिज का वेट है, इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो ये बन जाता है F1 प्लस F2 माइनस 15 और 8 23,000 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 23,000। इस इक्वेशन को यहाँ पे हम सेव कर देते हैं। ये हमारे पास F1 और F2 का जो सम होगा जब ट्रक का बैक टायर जो है
बिल्कुल मिड पोजीशन पे होगा, तो इन दोनों फोर्सेस का जो सम है वो तकरीबन 23,000 है। हमें भी ये नहीं पता कि F1 कितना और F2 कितना है। अब वो F1 और F2 फाइंड करने के लिए मैं ये भी कुछ इस तरह से इसको मैनेज कर दूं ताकि आपको ये भी नजर आता रहे। अब F1 और F2 दोनों को सॉल्व करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? मुझे करना ये पड़ेगा कि मुझे इसके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स अप्लाई करने के लिए ये देखना है कि कितनी फोर्सेस जो हैं वो इस टाइम इस सिस्टम के ऊपर एक्ट कर रही हैं। तो मैंने इसको नाम दिए, एक तो F1 और एक F2 है जो कि अपवर्ड फोर्सेस हैं। दूसरी मैंने जो है तीन फोर्सेस नीचे बनाई हैं। एक को मैंने W1 का नाम दे दिया जो कि टायर के अगले टायर के ऊपर जो फोर्स लग रही 5000 न्यूटन, जो उसका वेट है ब्रिज का, उसको मैंने W2 का नाम दे दिया। और 10,000 जो पिछले टायर पे ट्रक का वेट है कह रहा है, उसे मैंने W3 का नाम दे दिया। यानी तीन फोर्सेस डाउनवर्ड है। रूल ये होता है हमें सबसे पहले एक पिवट चूज करना होता है। पिवट चूज करना है तो फिर मुझे F1 पॉइंट पे हम पिवट चूज कर लेते हैं। F1 को अगर हमने पिवट चूज कर लिया है तो इसका मतलब ये होगा कि इस पॉइंट के ऊपर तो इस फोर्स से कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। हाँ, बाकी बात बची F2 की। तो मैं समेशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू 0 पुट करते हुए सबसे पहले F2 का टॉर्क निकालूंगा। वो ऐसे निकलेगा F2 मल्टीप्लाइड बाय F2 और इस पिवट के दरमियान फासला। मुझे देख के बताएं जरा, ये F2 है और ये पिवट है, इसके दरमियान टोटल डिस्टेंस कितना है? 20। F2 into 20। एक एक करके अगली फोर्सेस की तरफ जाते रहते हैं। अच्छा, इसको प्लस लिखना है या माइनस लिखना है? उसके लिए मैंने रूल बताया हुआ है, फोर्स की डायरेक्शन को पिवट की तरफ रोटेट करवाएं, ये एंटी क्लॉकवाइज भाग रहा है, इसका मतलब ये प्लस है। आगे चलते हैं, अगले टायर पे लगने वाली फोर्स W1 डाउनवर्ड, इसको जब मैं पिवट की तरफ रोटेट करवाऊंगा ये क्लॉकवाइज बनता है, लिखूंगा माइनस W1। और W1 और पिवट के दरमियान फासला 7 मीटर, तो W1 into 7 माइनस तीसरी फोर्स हम लेट कर लेते हैं 8000 न्यूटन। और 8000 न्यूटन से लेकर इस साइड तक जो फासला है वो 10 है, माइनस 8000 इंटू माइनस लास्ट 10,000 और डिस्टेंस भी कितना है 10 मीटर, 10,000 इंटू 10। अगर हमने F1 को पिवट कंसीडर किया हुआ है तो उसके ऊपर लगने वाले जो एक टॉर्क तो F2 F2 की वजह से हो गया, फिर ये एक दो और तीन फोर्सेस की वजह से हमने टॉर्क निकाल के मैं आपको ये अगली इक्वेशन के ऊपर लेके चल रहा हूँ जो हमने ये बनाई है। इस इक्वेशन में जो है वो W1 हमें पता है, वो मैंने इसकी वैल्यू नहीं पुट की हुई, 5000 है। वहां मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू भी पुट कर देता हूँ 5000। अब इस सब के अंदर सिर्फ एक चीज अननोन है और वो चीज है F2। अब आप लोगों ने इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए F2 की वैल्यू पुट फाइंड करनी है। जब F2 आ जाए तो उसे इक्वेशन 1 में पुट करके आपने F1 भी फाइंड कर लेना। ये होगा हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक जो मैंने क्वेश्चन करवाना है, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है कि कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना सिखाना मैंने। उसमें मैं उसके दोनों पार्ट्स करवाऊंगा, एक तो वो डायरेक्शन है शिफ्ट की वो फाइंड करना, और दूसरा जो है वो मुझे कंपोनेंट फाइंड करना सिखाना मुझे। इसके अलावा अगर कोई आप लोगों का क्वेश्चन है तो अपने सामने निकाल के रखो, क्योंकि आज मैं चैप्टर 2 खत्म करूंगा और चैप्टर 3 अगर आप लोगों के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर मैं चैप्टर 3 भी स्टार्ट करवाऊंगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, पहले तो मैं रिजॉल्व करने वाला जरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बेसिक शुरू से समझा दूं, उसको फिर मैं अपने क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। लेट्स से ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके अंदर एक वेक्टर फील्ड पड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं कहता होता हूँ एंगल थीटा डिफाइन करें। थीटा के साथ जो कंपोनेंट होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है। मैं एक्स या वाई नहीं कह रहा, मैं सिर्फ कॉस साइन कंपोनेंट थीटा में बताता हूँ। और थीटा के ऑपोजिट साइड के ऊपर जो कंपोनेंट होता है वो उस वेक्टर का साइन कंपोनेंट होता है। ये रूल हमने बेसिक सीखा।
इसे हम पेंडुलम पे भी मैंने एक एग्जांपल से ट्राई करके दिखाया था, लेकिन आज जो हमारा क्वेश्चन है तो ये है कि अगर हमारे पास एक इस तरह की इंक्लाइंड सरफेस है, इस इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर यहाँ पे लग रही है फोर्स F, तो इसका ये वाला एंगल बन रहा है थीटा। तो इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके पहले दिखाऊंगा। वैसे तो ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, मैं स्टेप्स में करवा रहा हूँ क्योंकि मेरा मकसद अक्सर में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। मैंने आप लोगों को ये सिखाया हुआ है कि वेक्टर को ओरिएंटेशन और मैग्नीट्यूड चेंज किए बगैर कहीं भी नहीं रख सकते। तो मैंने इसी एफ वेक्टर को यहाँ से हटा के ये एंगल थीटा को ये वाला एंगल थीटा को मैंने इसको यहाँ से मिटा दिया, इसको यहाँ पे लेके अब फोर्स के एक तरफ उसका कॉस कंपोनेंट यानी ये क्या होगा और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये बन जाएगा, यानी फोर्स का एफ cos थीटा कंपोनेंट प्लेन के लॉन्ग है, इंक्लाइंड प्लेन के, और एफ sin थीटा उसके परपेंडिकुलर। दूसरी चीज, इसी पॉइंट के ऊपर एक वेव भी पड़ा हुआ है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इसको mg का नाम दिया हुआ है। मसला ये रेफरेंस एंगल नहीं गिवन तो मैं इसको रिजॉल्व कैसे करूं, उसका तरीका ही होता है इसके ऊपर सबसे पहले एक नॉर्मल ड्रॉ करें। जब आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, थीटा के एक साइड के ऊपर उसका cos कंपोनेंट ये बन जाएगा mg cos थीटा। इसके ऊपर अगर आप एक परपेंडिकुलर गिरा लें तो ये इसका mg। अब इस केस में अगर आप ऑब्जर्व करें तो mg sin थीटा प्लेन के परपेंडिकुलर है, mg cos थीटा प्लेन के परपेंडिकुलर और mg sin थीटा प्लेन के अलोंग है। इसका मतलब अगर मैं दोनों डायग्राम को मिला के प्लेन के अलोंग लगने वाली फोर्सेस देखूं तो प्लेन के अलोंग अपवर्ड फोर्स लग रही थी F cos थीटा और प्लेन के अलोंग डाउनवर्ड फोर्स लग रही है छोटी फोर्स है दैट इज mg sin थीटा। अब क्योंकि दोनों एंटी पैरेलल है तो जब मैं रिजल्टेंट निकालूंगा तो मैंने कहा हुआ एंटी पैरेलल के लिए आप सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दिया था रिजल्टेंट निकालने, तो रिजल्टेंट फोर्स बराबर होगी F cos थीटा माइनस mg sin थीटा। हमारी बुक में ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर एक एमसीक्यू के टाइप से दिया हुआ है, लेकिन इतना आसान नहीं है कि उसको एमसीक्यू की चीजों के बगैर समझ सकें, इसलिए फिर ये एक्सप्लेन करना जो है वो जरूरी होता है। ये आप दोनों डायग्राम्स की प्रैक्टिस करें और फिर इनको कंबाइन कर दिया करें। मैंने जब पहली दफा कोर्स पढ़ाया था तो मैंने ये आपकी प्रैक्टिस करवाई भी थी कि दोनों डायग्राम्स पहले आप लोगों ने अलग अलग बनानी है और फिर उन्हें जो है वो कंबाइन कर देना है। एक क्वेश्चन और है हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट, ये अक्सर औकात जो है वो टीचर्स को भी मसला होता है, वो क्वेश्चन करवाने में अक्सर छुड़वा देते हैं, कहते हैं जी नहीं ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा डिफिकल्ट है, आपको समझ नहीं आएगा, कई कह देते हैं पेपर में नहीं आता, कोई कुछ कह देते हैं। ये मैं जरा एक बच्चे ने क्वेश्चन हैंड रेज किया हुआ है, मैं जरा पहले इसकी बात सुन लूं। जी बच्चे आप पहले तो अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम ईशम है, ये डायग्राम दोबारा बना के दिखा दे एक दफा। अच्छा ईशम, पहले मेरी आप बात सुने कि आपको वो कितनी बार कहा गया कि नहीं आप अपने रोल नंबर के साथ आगे अपना नाम लिखा करें। तो आप मुगल हैं ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ का फॉर्मेट ये है कि आपने अपना पहले रोल नंबर, रीनेम की ऑप्शन में जाएं, जरा 3 डॉट्स पे अपने जहाँ पे आप पार्टिसिपेंट्स की ऑप्शन में जाएं वहां पे अपने नेम के ऊपर क्लिक करें तो रीनेम की ऑप्शन आती है। उसमें रीनेम में जाके आपने सबसे पहले अपना रोल नंबर लिखना है, जैसे 102 है, 103 है, जो भी है वो लिखने के बाद आपने फिर आगे अपना नाम लिखना है। ठीक है, तो ये मुगल खत्म कर दें, ये अच्छा भी नहीं लगता, हमें पता भी नहीं चलता कौन स्टूडेंट एंड कर रहा है। मैं तो समझ रहा था कोई लड़का क्वेश्चन पूछेगा, तो आप तो स्टूडेंट कॉलेज की निकली, तो आप इसको जरा चेंज कर लें। सर कर मैं ये दिया। डायग्राम दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलिए वेरी गुड। अब नेक्स्ट टाइम ना जब भी ऑनलाइन हो तो ये काम पहले कर लिया करें, कोशिश यस करें सर। परमानेंट सेटिंग में जाके कर लें, लेकिन अगर ना भी हुआ हो तो ये जरूर किया करें। डायग्राम दोबारा देखें जी, उसको थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ। देखें सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे फोर्स की डायग्राम बनाई थी, असल में फोर्स यहाँ है नहीं थी, फोर्स थी यहाँ पे, ये थी फोर्स, यहाँ पे एंगल थीटा। इस डेटा से मुझे कंपोनेंट बनाने में इशू होना था, इस वजह से मैंने इसी फोर्स को उठा के यहाँ पे प्लेस किया, एंगल थीटा यहाँ पे ले गया और थीटा के साथ बनने वाली एक साइड कॉस, कॉस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो वो उसका साइन कंपोनेंट हो जाता है। ये पहली डायग्राम थी।
अब जिस पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रही है वहां पे एक वेट भी पड़ा हुआ है mg, और वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। और अब वेट क्योंकि डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो मैंने सबसे पहले एंगल बनाना था। एंगल मुझे नहीं था पता है कि एंगल कौन सा बनेगा, तो मैंने सबसे पहले एंगल ड्रॉ किया बाय ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर होना प्लेन। तो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके मैंने एंगल थीटा बनाया, और एंगल थीटा बनाने के बाद जो है वो मैंने थीटा के साथ वाली साइड को एम जी कॉस थीटा कह दिया। और फिर मैंने कहा हुआ है कि एम जी कॉस थीटा के ऊपर आपने हमें एक नॉर्मल ड्रॉ किया करना है। जब आपने उसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये एम जी साइन थीटा बन गया। फिर मैंने सिर्फ जो प्लेन के ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही थी, यानी वो दो फोर्सेस जो थी, तो दो फोर्सेस थी, एक एफ कॉस थीटा अपवर्ड प्लेन के अलॉन्ग, देखिए ऊपर वाली डायग्राम के मुताबिक, और नीचे वाली डायग्राम के अंदर नीचे बनी हुई है प्लेन के अलॉन्ग ये mg sin थीटा। तो ये जो दो हैं ये मैंने ड्रॉ करके रिजल्टेंट निकाल दिया। अच्छा, लेट मी सी द मैसेज फर्स्ट। तो एक बच्ची है जो इसका कहना है कि सर 2.3 एग्जाम्पल भी करवा दे। वैसे तो मैंने कॉलेज के स्टूडेंट्स को करवाई है, लेकिन चलें क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो मैं आप लोगों को एक दफा दोबारा करवा दूँ। और मैं एक चीज एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद हम चलते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। 2.3 एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि 2.3 इसलिए जरूरी भी है क्योंकि बुक के अंदर उसका सोल्यूशन कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए भी वो जरूरी है। तो मैं पहले आप लोगों को जरा एक क्वेश्चन शेयर करना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है, जरा गौर से अब आप लोगों ने ये क्वेश्चन समझ लेना है। क्वेश्चन 2.16 का जो है वो ए पार्ट है। कहता है टू शिप्स एक्स एंड वाई आर ट्रेवलिंग इन डिफरेंट, ऑपोजिट नहीं लिखा हुआ, वर्ड लिखा हुआ डिफरेंट, यानी कोई सी भी अलग अलग डायरेक्शन पे दोनों मूव कर रहे हैं। और बोर्ड भी रेस कर लूं ताकि मैं जो साथ साथ इसकी कुछ रिप्रेजेंटेशन भी बोर्ड के ऊपर बना लूं और आप लोगों को फिर एक सॉल्व भी करके दिखा दूं। कहते हैं जी एक्स एंड वाई शिप्स हैं जो कि डिफरेंट डायरेक्शंस में ट्रेवल कर रहे थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये वही क्वेश्चन है जो अक्सर आप लोगों को छुड़वा दिया जाता है। तकरीबन 90% स्टूडेंट्स को ये नहीं करवाया जाता, टीचर ही नहीं करवाता, कहता है जी बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, इसमें नहीं आपने पढ़ना, या खाली आंसर लिखवा देता बच्चा, बेचारा मुंह देखता रह जाता है हुआ क्या हमारे साथ। जो एक्स एंड वाई शिप्स हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में, अब डाटा के मुताबिक जरा देखें। कहता है जी द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एक्स इज ड्यू टू नॉर्थ। मैं ये ऐसे कहता होता हूँ, आप हमेशा अपने बोर्ड के ऊपर या कहीं पे भी जब आपने नॉर्थ ईस्ट वेस्ट करना हो तो अपने राइट साइड के ऊपर ईस्ट, लेफ्ट पे वेस्ट, अपने आगे नॉर्थ कंसीडर कर लिया है। अब कहते हैं यहाँ पे जो एक्स की मोशन है वो नॉर्थ की तरफ है, तो बी एक्स वेक्टर जो है वो नॉर्थ की तरफ मैंने ड्रॉ कर दिया। अच्छा, अब उसके बाद जो है नेक्स्ट चीज जो उसने दी है कि x is due to north but and ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, but an observer on y, यानी y से कोई बंदा ऑब्जर्व कर रहा है, the apparent direction of motion is north east, इसे कहते हैं relative velocity। पहले मैं लिखता हूँ velocity of x is along north, इसके बाद मैं लिखता हूँ relative velocity। relative velocity उसने क्या है, ये velocity of x with respect to, that is velocity of x with respect to y। इसे मैं रिलेटिव वेलोसिटी को vr से शो करता हूँ जो कि डेल्टा v के बराबर भी होती है, और जो डेल्टा v होता है वो होता है v माइनस x।
सो बट एन ऑब्जर्वर ऑन वाई, यानी वाई ने ऑब्जर्व किया और जिस की है वो एक्स है। द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वाई इज टुवर्ड्स, चलिए मैं अब ये आप लोगों के साथ जो है वो बोर्ड की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के सामने जो है ये कोर्स आ गया। अच्छा अब जरा क्वेश्चन को गौर से सुने। कहता है जी एक शिप एक्स है जो कि नॉर्थ की तरफ जा रही है। तो मैंने सबसे पहले वो देखें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो है वो मैंने डायग्राम बनाई। मैंने लिखा वेलोसिटी ऑफ एक्स जो है वो अलोंग नॉर्थ है, तो मैंने सबसे पहले नॉर्थ के अलोंग एक वी एक्स वेक्टर बना दिया क्योंकि शिप एक्स जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा था। फिर मैंने बताया रिलेटिव वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। अच्छा जब मैं लिखूंगा ना वेलोसिटी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो मैं लिखूंगा वी एक्स माइनस वी वाई। और अगर मैं कहूंगा वेलोसिटी ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं लिखूंगा vy माइनस vx। ये दोबारा सुन लें जरा गौर से। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? अगर मैंने लिखा वेलोसिटी ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, तो x को पहले लिखना है, माइनस जिसके हिसाब से उसे बाद में लिखना है। और इसी तरह अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में ये कहता वेलोसिटी ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मैं vy माइनस vx लिखता। जी अब मेरा ख्याल मैं थोड़ा सा करीब हो जाता हूँ, तो अब मैं दोबारा इसको बोल देता हूँ अगर कोई वॉइस क्लियर नहीं आई तो। मैंने ये कब बात कही है ये मैंने आपको लिखवाया भी था। रिलेटिव वेलोसिटी दो तरह की हो सकती है। जैसे दो स्टूडेंट्स हैं, कोई एक बच्चा ए और एक बी है, तो ए के रिस्पेक्ट से जो बी की वेलोसिटी होगी वो वी ए माइनस वी बी होगी, और बी के रिस्पेक्ट से जो ए की वेलोसिटी होगी वो वी बी माइनस वी ए होगी। यानी ये रिस्पेक्ट से जो होता है ना, इससे आपने लिखना होता है, जिस के रिस्पेक्ट से होना उसे बाद में लिखना है और जिस की है उसे पहले लिखना है। ठीक है। अच्छा अब इस डायग्राम के मुताबिक ये हो रहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो दो वेक्टर्स का सम है, वी एक्स का और माइनस वी वाई का, और उसकी डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ ईस्ट है। ये देखिए इसके हेड के ऊपर मैंने बताया माइनस वी वाई, और उसका जो रिजल्टेंट बना दैट इज वी एक्स प्लस माइनस वी वाई, जो कि एक्चुअली रिलेटिव वेलोसिटी भी है, उसकी डायरेक्शन आ चुकी है नॉर्थ ईस्ट। हमें बस एक छोटा सा काम ये करना है, हमें ये बताना है कि वेक्टर y किस तरफ है, यानी y की एक्चुअल डायरेक्शन किस तरफ थी। बड़ी आसान सी चीज है, डायग्राम ने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, बस आपने एक बात ज़हन में रखनी है। अगर माइनस वी वाई ईस्ट की तरफ है तो वी वाई किस तरफ होगा? तो सारी बात है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी वेस्ट की तरफ। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी वेस्ट की है। दोबारा सुन ले जरा। एक एक्स शिप था जो कि नॉर्थ की तरफ जा रहा था, और वेलोसिटी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई जो है, यानी रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ थी। अब इस रिलेटिव वेलोसिटी को मैंने एक्सप्लेन करते हुए कहा कि ये वी एक्स माइनस वी वाई है। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ वी एक्स प्लस माइनस वी वाई। इसका मतलब ये वी एक्स और माइनस वी वाई का रिजल्टेंट है, तो मैंने वी एक्स के हेड के ऊपर माइनस वी वाई रखा। रिजल्टेंट ऐसे ही निकालते हैं ना, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे की टेल रख के, और पहले की टेल को आखिरी के हेड से ज्वाइन कर देते हैं। ये मैंने रिजल्टेंट बनाया नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जो कि रिलेटिव वेलोसिटी रिजल्टेंट आया। अब माइनस वी वाई जो है वो ईस्ट की तरफ है, तो वी वाई इटसेल्फ किस तरफ होगा? वो वेस्ट की तरफ होगा, तो इसका आंसर भी वेस्ट ही है। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2.3 करवाता हूँ, फिर उसके बाद जो है वो मैं क्वेश्चन आंसर की तरफ चलूंगा। अच्छा ये मुझे कुछ स्टूडेंट बताएं कि और भी कोई बच्चा, मुझे ये बच्ची का मैसेज आ रहा है कि वॉइस जो है वो क्लियर नहीं है, क्या ये सबके साथ इशू है? मैं किसी एक बच्चे का माइक जैसे, जी इकरा फजर से पूछ लेते हैं। जी फजर, वॉइस का इशू है? नो सर, नो सर।
नो सर नहीं है अच्छा ठीक आ रही है वो। सर, एक फिर मेरा MCQ ख्याल पूछना बच्ची है। का जो है वो इकरा का वो इंटरनेट का इशू होगा। सर जी फजर में क्वेश्चन भी पूछना चाह रही है। जी फजर क्वेश्चन पूछें। सर एक MCQs है, इन ऑर्डर द डबल ऑफ रुके पीरियड तो ऑफ अ सही, मैं एक सिंपल। एग्जांपल करवा दूं ना, उसके बाद फिर आपसे क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, ठीक है ताकि आज चैप्टर 2 का काम तो कंप्लीट हो ना जो मैंने करवाना था। ये बच्ची ने 2.3 एग्जांपल कही है और वो क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है तो वो मैं पहले करवा दूं, फिर आप लोगों के एमसीक्यूज करते हैं हम सॉल्व। अच्छा, तो ये बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया है कि नहीं वॉइस का इशू नहीं है। वो इकरा बच्ची का मेरे ख्याल जो है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम होगा, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करें आप तो वॉइस क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। देखिए जी एग्जांपल 2.3 क्या है। एग्जांपल 2.3 का कहना ये है कि दो वेक्टर्स को मिला के जो रिजल्टेंट बना है, दो वेक्टर्स हैं इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी f1 और f2 की मैग्नीट्यूड इक्वल। मैं वेक्टर साइन नहीं लगा रहा बिकॉज़ दीस वेक्टर्स आर नॉट इक्वल, इनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल है, दो फोर्सेस हैं और जो इनका रिजल्टेंट आया है उसकी मैग्नीट्यूड भी इन्हीं के बराबर है। आपने बताना है कि दो एंगल f1 और f2 के दरमियान क्या एंगल होगा कि उसका रिजल्टेंट भी वही आए। एक तो मैंने उस दिन शॉर्ट मेथड बताया था आपको कि r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 cos थीटा। इसमें आप तीनों की जगह पे r पुट करते हैं क्योंकि तीनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है। r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2 r स्क्वायर cos थीटा। तो आपसे सॉल्व करेंगे बनेगा r स्क्वायर माइनस 2 r स्क्वायर ओवर 2 r स्क्वायर इक्वल टू cos थीटा। तो आप सॉल्व करते हैं तो थीटा आ जाता है cos इनवर्स -1/2 दैट इज 120। एमसीक्यू या शॉर्ट आंसर के लिए तो आप याद रख लें कि ये तभी पॉसिबल है दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो उन्हीं की मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाए जब इस तरह का केस हो रहा हो। और ये एक्चुअली केस क्या है, ये एक्चुअली ये वाला केस है। ये एक वेक्टर है f1, इसके हेड पे मैंने दूसरा वेक्टर रखा है f2 और ये इनका रिजल्टेंट है। इस केस में ये जो है ना, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनती है जिसका ये इंटरनल एंगल जो है वो 60 60 60 होता है। क्योंकि एंगल हेड और टेल के दरमियान नहीं होता इसलिए मुझे एक्सटर्नल एंगल फाइंड करना पड़ता है और वो एक्सटर्नल एंगल 120 होता है। वैसे तो 2.3 एग्जांपल का ये बड़ा आसान सा सॉल्यूशन है, लेकिन तब जब शॉर्ट में आए। अब क्योंकि हमारी बुक ने इस मेथड से नहीं किया हुआ तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको सेव कर लें, फिर मैं आप लोगों को जो है वो बुक वाले मेथड से करवा देता हूँ। वो जरा मैं स्पीड में करता हूँ काम क्योंकि उसकी डेरिवेशन जो है वो काफी लेंथी है तो बुक में कंप्लीट नहीं हुई, तो मैं जरा स्पीड से डेरिवेशन कर देता हूँ। अगर फिर किसी को कोई इशू हो तो वो दोबारा मेरे से जी अब इस एग्जांपल को हमने दूसरी तरह से कंसीडर करना है। लेट्स से ये फोर्स F1 का जो थीटा 1 है वो 0 डिग्री है क्योंकि इसी प्लेन के लॉन्ग खड़ा हुआ है और इसके ऊपर एक फोर्स F2 है जिसका इससे बनने वाला एंगल थीटा 2 है। तो मेरी पता कितना वो ही फाइंड करना है। सबसे पहले तो रिजल्टेंट वेक्टर जो हमने वेक्टर के रिजल्टेंट निकालना था उसका फॉर्मूला था कि रिजल्टेंट होता है इसकी मैग्नीट्यूड rx का स्क्वायर प्लस ry का स्क्वायर। तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक x और एक y। अगर आप उनको सॉल्व करने हैं उनको इस तरह से
तो उसकी मैग्नीट्यूड आ जाती है। मसला ये है आर एक्स किसके बराबर होगा, आर एक्स बराबर होगा f1x प्लस f2x। जब आप सॉल्व करेंगे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं f1 cos 0 डिग्री x1 का एंगल 0 डिग्री प्लस f2 cos थीटा, cos 0 1 होता है तो ये इक्वेशन बन जाएगी f1 प्लस f2 cos थीटा। एक तो हमारे पास आर एक्स आ गया, इसको सेव कर लो। अब आर वाई निकालना है, तो आर वाई जो है वो बराबर होगा f1y प्लस f2y। इसका जो एंगल है क्योंकि वो थीटा 0 है, लिखूंगा f1 cos 0 डिग्री प्लस f2 cos थीटा। जो एंगल हमने फाइंड करना है, सॉरी इन दोनों में हमें y साइन लिखना है और इसको भी sin। अब साइन 0 क्योंकि 0 होता है, ये वाला फैक्टर सारा कैंसिल हो गया, तो r y बराबर आ जाएगा f2 sin थीटा। बस इस इक्वेशन को हमने उसमें पुट करना है, यानी इन दोनों वैल्यूज को हमने इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हुए हमने सोल्यूशन निकाल लेना। वो मैं जरा स्पीड से ये काम कर रहा हूँ, आप लोग उसको ऑब्जर्व कर लें। सबसे पहले मैं r की इक्वेशन लिखता हूँ, r इज इक्वल टू rx की जगह पे f1x प्लस f2x प्लस f1y प्लस f2y। इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट। पहले की जगह पर लिखूंगा f1 प्लस f2 cos थीटा होल का स्क्वायर प्लस दूसरी की जगह पर लिखूंगा f2 sin थीटा होल। इसको सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा r इज इक्वल टू f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2f1 f2 cos थीटा प्लस f2 का स्क्वायर sin स्क्वायर। f2 cos स्क्वायर थीटा f2 sin स्क्वायर थीटा, दोनों में से f2 कॉमन निकाल लें, ये बन जाता है f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2f1 f2 cos थीटा। अब क्योंकि ये मैग्नीट्यूड्स इक्वल है तो इनको किसी एक वेक्टर की इक्वल जो पुट कर लेते हैं। लेट्स से इसको r पुट कर देते हैं, ये बन जाएगा r इज इक्वल टू स्क्वायर लेके दोनों तरफ r स्क्वायर इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा 1 हो गया प्लस 2 r स्क्वायर cos थीटा। अब ये f1 और f2 r और r बन गए तो r स्क्वायर हो गया। अब ये इक्वेशन फिर वही बन गई, r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर ओवर 2r स्क्वायर इज इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स minus 1 by 2 theta is equal to 120. That is the complete solution of this. ये इसको मैं थोड़ा सा जूम भी, अगर आप लोगों को स्क्रीन मेरा तो ख्याल मैं देख रहा हूँ क्लियर है, तो इसको एक दफा स्क्रीनशॉट ले लें और इस पूरे को नोट कर लें। ये एक्चुअल सॉल्यूशन है हमारी एग्जांपल 2.3 का। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। 5 मिनट वैसे तो ऊपर हो गए, छोटा सा कॉल आ जानी। ये बच्चे मैं एक दफा दोबारा दिखा देता हूँ, ये बच्ची का मैसेज आया था कि बोर्ड क्लियर नहीं है, इसको मैं एक दफा ये पूरा जो है वो सारा रिव्यू दोबारा दे देता हूँ। पहले हमने आर एक्स फाइंड किया, हमने आर वाई फाइंड किया, दोनों को एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करके आर एक्स निकाला, वाई कंपोनेंट्स को ऐड करके आर वाई निकाला। उसके बाद रिजल्टेंट की इक्वेशन, उसमें आर एक्स की जगह f1x प्लस f2x पुट किया, आर वाई की जगह पे f1y प्लस r2y पुट किया।
और फिर रिजल्टेंट में वैल्यूज पुट करके स्केयर को सॉल्व किया, f2 स्केयर कॉमन लेके तो f cos स्केयर थीटा sin स्केयर थीटा को 1 किया, r f1 और f2 की जगह r ही पुट किया, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हमने आंसर निकाल लिया।